So we will start with new chapter from today, that is electrostatics. And if you remember, you must remember, electrostatics के दो पार्ट्स है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 वो हम लोगों ने आपके 11th के करिकुलम में कवर किया था. तो वी विल वेरी क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1. ऐसे समझ लो कि आज का ही एक लेक्चर है जिसमें हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में हमने क्या क्या स्टडी किया था वो पूरा का पूरा आज रिवाइज होगा. बट जब हम लोग नीट लेवल के या जेई लेवल के क्वेश्चन लेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंबाइंड लेंगे, सो दैट वो आपका रिवाइज हो जाएगा वापस क्वेश्चंस. तो वी विल वेरी क्विकली स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 रिविजन. नाम में ये इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is nothing but the study of charges and their properties at rest. तो we study charges and its property at rest, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसमें सबसे पहले जो आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था, अगर आपको याद होगा, उसको तुम बोलते हो कूलम्स लॉ. तो इफ़ यू रिमेंबर इट इज़ कॉल्ड एज कूलम्स लॉ. जो कूलम्स लॉ है, इट टेल्स यू व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. अभी जो फोर्स है ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस. अगर मेरे पास दो चार्जेस सेम टाइप के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव फोर्स. तो लेट अस से हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, एंड इफ़ द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. और बाय द वे याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में हमने नॉर्मली पॉइंट चार्जेस की बात की थी, मतलब ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस है. ऑल द चार्ज इज इन अ पॉइंट. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद है क्या, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of product of the two charges, magnitude of product of the two charges, and inversely proportional to square of distance between them. तो ये हो गया आपका F proportional to Q1 Q2 by R square. तो F equals to some constant K, ये कैपिटल K constant है, Q1 Q2 by R square. अब ये जो constant है K, इसकी वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. नंबर 1, आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हो, SI कर रहे हो तो अलग, CGS कर रहे हो तो अलग. नंबर 2, सराउंडिंग मीडियम क्या है, मतलब दो चार्जेस के सराउंडिंग स्पेस में क्या है. तो रिमेंबर, K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन, K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. और जो इम्पोर्टेंट है मैं वो लिखते जाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन आया था नीट में CGS यूनिट में चार्जेस दिए थे और आपको ये जो K है इसका वैल्यू पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी whose value depends on two things. Number 1, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आप ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो अलग वैल्यू आएगी, CGS यूज़ कर रहे हो तो अलग आएगी. एंड नंबर 2, सराउंडिंग मीडियम. चार्जेस के सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है ये. तो अगर मैं CGS यूनिट्स में हूँ और अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है या फिर वैक्यूम है, मतलब फ्री स्पेस है, तो इफ़ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर और वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, एंड अगर मैं CGS यूनिट यूज़ कर रहा हूँ तो ये K की वैल्यू होती है 1. कितनी आती है? 1. रिमेंबर 1. और अगर मैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ कर रहा हूँ तो इस K की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. देखो यहाँ पे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. एप्सिलॉन 0 तुम सिर्फ तब लिख सकते हो जब सराउंडिंग मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो. अदरवाइज़ तुमको या तो एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, सिर्फ एप्सिलॉन, तो 0 मत लिखना, या फिर इसके साथ आपको K लिखना पड़ेगा, स्मॉल K. ये कैपिटल K अलग है, ये स्मॉल K अलग है. ये स्मॉल K होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है. तो रिमेंबर, एयर बोलोगे तो ही ये एप्सिलॉन 0 लिखना है, और इसकी वैल्यू पता है 8.85 × 10⁻12.
तो जब तुम इसमें 8.85 × 10⁻12 लिखोगे तो ये जो k की वैल्यू है ये बन जाती है 9 × 10⁹ बट एकदम बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चंस गलत होते हैं या तो सॉल्व नहीं हो पाते। देन तो यहाँ तक तुमको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस मच। देन रिमेंबर, अगर मेरे पास ये तो मैंने कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म दिया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r², तो K Q1 Q2 बाय r²। लेकिन अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन के साथ पता होना चाहिए आपको। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो सेम ही एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस से हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r। ये डिस्टेंस है r, ये लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 है, ये Q1 है, ये Q2 है। गुड। अब आपको तो पहले ये पता होना चाहिए 1 पे अगर दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले पे लगाएगा, पहले भी दूसरे पे लगाएगा। तो इफ़ रिमेंबर, पहले चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है तो दूसरे पे भी पहले लगा रहा है, बिकॉज इट इज एक्शन एंड रिएक्शन। तो नोटेशन समझ लो अच्छे से, F12 होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जो नंबर पहले लिखा उस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, जो दूसरा लिखा वो लगा रहा है। तो F12 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और F21 क्या आएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे आपके पास 1/4πε0, अज्यूमिंग सराउंडिंग मीडियम इज फ्री स्पेस और वैक्यूम, Q1 Q2 बाय r²। यह आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। स्केलर फॉर्म सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? 2। और दोनों सेम टाइप के चार्जेस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव। तो 1 पे फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है? 2। तो 2 उसको अपने पास खींचेगा कि अपने से दूर पुश करेगा? दूर, मतलब इट इज़ फ्रॉम 2 to 1, इट इज़ फ्रॉम 2 to 1। तो हम लोग एक वेक्टर डिफाइन करते हैं r21 कैप। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस 21 कैप, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जस्ट टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 2 to 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 2 to 1। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो ऐसा लिखोगे। गुड, राइट। तो यहाँ पे 1 2 तो वहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 2 तो वहाँ पे 2 1, लेकिन ये फोर्सेस बिटवीन 2 सेम टाइप ऑफ चार्जेस है, राइट। तो सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर देखो ऐसा है ना, 2 1 को धक्का दे रहा है, दूर जा दूर जा, तो 1 क्या बोल रहा है? तू भी जा, तू भी जा, मतलब 1 2 को अपने से दूर पुश कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या आएगा? r12 कैप। ये हो गया r12 कैप। गुड, पक्का। अब हम लोग ये यूज़ करके न्यूटन्स थर्ड लॉ भी प्रूव कर देंगे। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो इफ़ यू नोटिस, ये जो r12 कैप है और जो r21 कैप है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो r12 कैप इज माइनस r21 कैप। तो देयरफॉर दोनों में से कोई भी एक उठाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो वो उठाओ। F21 बार इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। r12 कैप इज माइनस r21 कैप। ये माइनस साइन को आगे लिख देते हैं, तो ये माइनस को बाहर लिख दिया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r² r21 कैप। लेकिन ये 1/4πε0 Q1 Q2 r21 कैप कौन था? F12। क्या था वो? F12। तो F21 बार इक्वल्स टू माइनस F12 बार। देखा, एक्शन रिएक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज सेम लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट। पक्का पक्का, गुड। अब हमको ये देखना है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देंगे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर
या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको पता है क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब हमको डिफाइन करना है समथिंग कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। गुड। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करेंगे, हम लोग ना 2 चार्जेस ले लेंगे और इन 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है, ये चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है। नाउ इमेजिन कि ये जो 2 चार्जेस है दे आर इन सम मीडियम। तो यहाँ पे कुछ सराउंडिंग मीडियम है, सम सराउंडिंग मीडियम। ये जो सराउंडिंग मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं k बोल देता हूँ। डिफाइन तो करेंगे हम लोग, वी विल डिफाइन। चलो ठीक है, डिफाइन करने के बाद बोलता हूँ, अभी रहने दो। गुड। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस? फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं लिख सकते, अभी एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। नोटेशन का नाम भी याद रखते जाओ। एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब वो क्यों डिफाइन करते हैं, ये नोटेशन चेंज क्यों किया? बात ऐसी है कि जो 2 चार्जेस है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ये हर मीडियम में सेम नहीं है। किसी मीडियम में ज़्यादा है, किसी मीडियम में कम है, फॉर द सेम चार्जेस एट द सेम डिस्टेंस। ना मैंने चार्जेस चेंज किया, ना मैंने डिस्टेंस चेंज किया, सिर्फ सराउंडिंग में कोई और मीडियम रख दिया। तो फोर्स की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। लेकिन चार्जेस सेम थे क्या? हाँ। डिस्टेंस सेम था क्या? हाँ। तो फोर्स की सेम है क्या? ना। तो वो कौन बताएगा हमको कि फोर्स की वैल्यू कौन कितनी है? एप्सिलॉन। तो अगर फ्री स्पेस हो तो एप्सिलॉन 0, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर स्पेस सराउंडिंग स्पेस फ्री नहीं है, कोई और मीडियम है, तो उसको बोलते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वेरी गुड। Q1 Q2 बाय r²। अब इमेजिन मैं यही 2 चार्जेस लेता हूँ, इसी डिस्टेंस में रखता हूँ, सिर्फ अब सराउंडिंग का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। I did not change charges, I did not change the distance. Now the force between the same 2 charges, the force between the same 2 charges will be 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r²। पक्का? गुड। सेम चार्जेस, सिर्फ यहाँ पे अभी एप्सिलॉन 0 लिखा। क्यों लिखा एप्सिलॉन 0? फ्री स्पेस है। अब एक आप काम करो, ये जो दोनों फोर्सेस है इसको डिवाइड कर दो। लेट अस डिवाइड फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। रिमेंबर, ना चार्जेस चेंज किया ना डिस्टेंस चेंज किया, सिर्फ सराउंडिंग मीडियम चेंज हुआ। यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, यहाँ पे कोई और मीडियम है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यू हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। गुड। तो ये हो गया आपका कैंसल 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 कैंसल। ओके। तो यू हैव फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू, ये गया ऊपर और ये आ गया नीचे। बराबर? पक्का? श्योर 100%? देख लो ना, करेक्शन नहीं है ना, चेक कर लो एक बार। इज इट ओके? श्योर? तो इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 या फिर फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डिफाइन कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज, 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एज द रेशो ऑफ absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, या फिर it is the ratio of force between 2 charges when they are in vacuum to that of force between the same 2 charges placed at the same distance but in medium। तो 2 डेफिनेशन है उसके। तो वापस एक बार से ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पास 2 चार्जेस थे, जब सराउंडिंग में कुछ मीडियम था तो फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। एप्सिलॉन को बोलते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
इन्हीं दो चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे जब वैक्यूम में रखा तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फिर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, फोर्स इन वैक्यूम टू दैट ऑफ फोर्स इन मीडियम. तो हमको मिल गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. इसी को क्या बोलते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, or it is a ratio of force between the two charges in vacuum to that of force between the same two charges kept at the same distance but in medium. Correct. अब इसके बाद हमने देखा था सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जिसको तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हो. तो यू कैन कॉल इट एज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज या यू कैन कॉल इट एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 2-3 चैप्टर में लगता है हमको. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तो यहाँ पे आइडिया इज़ वेरी क्लियर. हमारे पास 2 से ज़्यादा चार्जेस है. अब तक हम लोग 2 ही चार्ज की बात कर रहे थे, बट नाउ वी हैव मोर देन टू चार्जेस. तो देर आर n नंबर ऑफ चार्जेस. Let's say this is first charge Q1. Good. Let us say this is second charge Q2. This is third charge Q3. This is fourth charge, fifth charge and nth charge. तो हमारे पास n charges है. Distance between first and second charge is let us say R12. ये R13. ये R14. ये R15. ये R1n. This is nth charge. तो ये R12, ये R13, ये R14, ये R15, ये R1n. गुड. हमको कूलम्स लॉ बताता है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पर हमको कूलम्स लॉ ये नहीं बताता व्हाट इज़ द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. तो जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो और हमको किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना हो, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है. यस, हमको किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है. चलो पहले चार्ज पे निकाल लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज F1 बार इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. मतलब क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो, और जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड कर रहे थे तो बाकी सारे चार्जेस को नेग्लेक्ट कर दो, भूल जाओ. फिर क्या करो? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड करो. जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड कर रहे थे तो बाकी सारे चार्जेस को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 निकालो, तो 1 and 4 का जो फोर्स निकाले तब बाकी सारे चार्जेस क्या थे? नेग्लेक्टेड. ऐसा करते करते फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n और सबको क्या करेंगे? ऐड. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय और द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम. मैंने सिर्फ सम नहीं बोला, मैंने सिर्फ एडिशन नहीं बोला, वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऐड करना पड़ता है. इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इंडिविजुअली. गुड. और F12, F13, F14 कैसे निकालते हो तो पता ही है तुमको. व्हाट इज F12? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. अच्छा, बाय द वे, इसके आगे बाय डिफ़ॉल्ट सराउंडिंग में वैक्यूम है, यही समझ के चलेंगे. इसलिए क्या लिखा मैंने? एप्सिलॉन 0. तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. जब तक बोला नहीं होगा कि सराउंडिंग में कोई और मीडियम है तब तक वैक्यूम. आर स्क्वायर नहीं, R12 स्क्वायर. R12 स्क्वायर. और डायरेक्शन वाइज क्या होगा? F12 था तो R21 कैप. R21 क्या मतलब? फोर्स का डायरेक्शन 2 से 1 है, ऐसा है. मतलब इस डायरेक्शन में उसको वो अब ये कर रहा है, रिपेल कर रहा है. सिमिलरली व्हाट विल बी F13? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप. बराबर, पक्का. तो डायरेक्शन क्या होगा? 3 से 1. ऐसा करते करते आप हर एक टर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1n स्क्वायर RN1 कैप. गुड. तो n से 1 डायरेक्शन होगा क्योंकि सारे के सारे चार्जेस को रिपेल करेंगे.
ये सब वैल्यूज़ वहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो आप, तो यू कैन जस्ट मेक अ सिंपल फार्मूला। तो F1 बार इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी में है, सब में है ना। और फोर्स किस पे निकाल रहे हो? फर्स्ट चार्ज पे, तो Q1 भी सब में है। तो कैन आई टेक आउट कॉमन? यस, अरे ऑफ कोर्स यस, निकाल सकते हैं ना कॉमन? हाँ, निकालूंगा नहीं मैं कॉमन, निकाल सकता हूँ, निकालूंगा नहीं। Q1 Q2 R12 स्क्वायर R21 कैप, Q1 Q3 R13 स्क्वायर R31 कैप, so on so forth, Q1 Qn R1n स्क्वायर Rn1 कैप। गुड। डू यू रिमेंबर मैंने आपको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन ऐसा कुछ बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ, समेशन देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। Q1 सब में है तो Q1, राइट। 2 3 4 5 6 तो Qj, J की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई कहाँ तक जाएगी? n तक, लेकिन J की वैल्यू 1 नहीं लिखी ना, मैंने 2 से स्टार्ट किया ना। क्यों? क्योंकि पता है तुमको J की वैल्यू और I की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पे J की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि खुद चार्ज खुद पे कभी फोर्स नहीं लगाता, तो कभी देखोगे नहीं सर Q1 नहीं होता है वो। तो हमने क्या किया, हमने टोटल चार्ज फोर्स किससे निकाला? फर्स्ट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन Qi Qj। अब मुझे पता है डिनोमिनेटर लिखना बाकी है, ये I के यहाँ पे क्या लिखा है? 1, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? 1। J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से। एक्चुअली मैंने 1 से स्टार्ट की, स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए थी? 2 से, लेकिन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? और लेकिन लिख दिया नीचे कि J की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1 बराबर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? R1j स्क्वायर और RJ1 कैप। बराबर है। इधर 1 2 तो इधर 1 3 तो इधर 1 है ना, तो इधर I1j है तो उधर, तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? बराबर, करेक्ट, श्योर 100%। अरे तुमने ऑलरेडी 11 में किया है, नहीं किया है तो करना चाहिए था, नहीं किया तो अभी कर लो। और कुछ नया नोटेशन नहीं है, ऐसा देख रहे हो समथिंग न्यू, यू आर डूइंग नथिंग न्यू। ये तो किस पे फोर्स निकाला तुमने? फर्स्ट पे। सेकंड पे निकालना होगा, थर्ड पे निकालना होगा, फोर्थ पे निकालना होगा, तो सिर्फ 1 को I कर देना, हो गया तुम्हारा काम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन ith पार्टिकल, ith चार्ज 1 2 3 जो भी निकालना होगा वो। तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे? सिर्फ J0 इक्वल टू I, इधर 1 ही रहने दो, J0 इक्वल टू I। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। पक्का JW नीड करना है ना, यू हैव, दिस इज बेसिक, ये कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, और दिस नॉट डिफ़िकल्ट रियली। गुड। इसके बाद हम लोगों ने ना इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है Q1, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दूसरा चार्ज है Q2, राइट। इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो फोर्स है ना, ये डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ चेंज इन पोजीशन। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ लाऊँ तो क्या हुआ? फोर्स की वैल्यू चेंज हुई। अगर इसको मैं यहाँ लाऊँ, डिस्टेंस सेम रखा लेकिन पोजीशन चेंज किया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ? चेंज हुआ। तो रिमेंबर, एनी चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in presence of another charge, and the magnitude of this force and direction of this force, direction and magnitude of this force changes with change in position of the charge। पक्का? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक चार्ज है, जब वो दूसरे चार्ज के पास में है तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और फोर्स का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होता है बाय चेंज इन पोजीशन। इफ़ आई चेंज द पोजीशन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि पहले फोर्स इस तरफ लग रहा था,
इस तरफ रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि चार्ज यहाँ था तो 1 2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये यहाँ गया तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर डिस्टेंस चेंज हुआ होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो रिमेंबर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ द चार्ज। अब ऐसा हुआ क्यों, ये समझने के लिए हम लोग हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस इमेजिन करते हैं। तो Q1 के सराउंडिंग में एक स्पेस है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और इस स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया ना, राइट। अभी हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या, नहीं। देखो ऐसा है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों बताते रहना चाहिए। क्वालिटेटिव मतलब क्या हो रहा है और क्वांटिटेटिव मतलब कितना हो रहा है। तो व्हेन यू से सीधा बैठो सीधा, यू आर नॉट इन अ मूवी थिएटर एंड आई एम नॉट एन एक्टर, गुड। तो remember you need to remember there is a space surrounding any charge in which another charge experiences force. This surrounding space is known as electric field. ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बताया, अभी तक बताया नहीं। तो हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, हमको मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए। वैसे हर एक मास का, जैसे हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे हर एक मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तुम भी इस टाइम पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बैठे हो। अर्थ एक्सर्ट्स विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, ओनली अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। अब टू डिफाइन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं पता है, हमको जो पता है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुमको क्या पता है, तुमको पता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होगा। अगर डिस्टेंस दोनों में r बोल दूँ तो फोर्स कितना होगा, जल्दी बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय, वेरी गुड। रिमेंबर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना था, तो हमको जो पता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या पता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब यहाँ पे तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, इन दोनों चार्जेस में से एक है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है जो फील्ड जनरेट कर रहा है, और सोर्स चार्ज वो होता है जो दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और दूसरा चार्ज वो है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर पहले की फील्ड की बात करूँ तो पहले का फील्ड है तो फोर्स कौन लगा रहा है, पहला। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, दूसरा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और जो फोर्स लगा रहा है या जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसको बोलते हो सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। हमको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हमको क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में सोर्स कौन है और टेस्ट कौन है, Q1 इज सोर्स एंड Q2 इज टेस्ट। तो टेस्ट को 1 कूलम कर दो। QT मतलब टेस्ट चार्ज मतलब Q2, उसको क्या कर दिया 1 कूलम। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय, इसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, खत्म, डन। Q2 की वैल्यू 1 कर दी, F को E लिख दिया, हो गया। राइट। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करेंगे। ये तो फॉर्मूला बन गया ना, राइट। अब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट क्योंकि 1 है, पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है और चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस किया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, डन, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय, किसने एक्सपीरियंस किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, खत्म, इजी। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग 1, राइट। तो जो भी फोर्स 1 कूलम का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उसी फोर्स का नया नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इमेजिन मेरे पास Q2 की वैल्यू 1 नहीं है,
सब कुछ है, 1 नहीं है। Q2 मेरे पास 1.01 कूलम है, 0.99 कूलम है, 2 कूलम है, 1000 कूलम है, लेकिन 1 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करेंगे, है ना? हाँ, तो पता क्या करेंगे? फोर्स का इक्वेशन लेंगे, Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए? 1 नहीं है, लेकिन अगर 1 होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? 1। तो इस Q2 को गायब करना है। कैसे गायब करते पता है आपको? पता है, इसी को इसी से डिवाइड कर दो, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r², और Q2 से क्या कर लिया? डिवाइड। तो राइट साइड में डिवाइड और लेफ्ट साइड में भी तो करना पड़ेगा ना, बराबर? तो Q2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कौन बचा? तो ये सोर्स चार्ज का फील्ड है, मतलब किसका फील्ड है? पहले चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज इज फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज। डिफाइन कैसे करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पर यूनिट चार्ज है, फोर्स अपॉन चार्ज है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज? F अपॉन Q1। सिंपल। गुड। तो सोर्स चार्ज का फील्ड है, तो इधर टेस्ट चार्ज है, इधर 1 का फील्ड है तो इधर 2 है, इधर 2 का फील्ड है तो इधर 1 है। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है तुमने, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो तुमने लेफ्ट साइड पे लिखा है वो फोर्स लगाता है। गुड। अब यहाँ से तुमको मिल गया इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, राइट। अब गोइंग बैक, थोड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यूनिट्स या डायमेंशंस बताना रह गए। पहले वो बताऊंगा, फिर इसके डायमेंशंस पे भी आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों? क्योंकि नीट में वो भी क्वेश्चन आया था। आपको पूछा था कि कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, ये के, उसके डायमेंशंस क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था, तो अभी निकालते हैं डायमेंशंस। तो कैसे डायमेंशंस फाइंड करोगे, यूनिट कैसे फाइंड करोगे? इट्स टू सिंपल। तो ये जो के है, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही है ये, अगर ऐसा यूनिट में हो तो। इसको ऐसा लिखूँगा मैं, Fr² अपॉन Q1 इंटू Q2। व्हाट इज F? न्यूटन। व्हाट इज R? मीटर, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आ गया ऐसा यूनिट, सिंपल। डायमेंशंस फोर्स का डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2। r तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ रेज टू 2। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी बट करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो व्हाट इज चार्ज? करंट इनटू टाइम। तो ये करंट इनटू टाइम, ये भी करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम का स्क्वायर। करंट को लिखते हैं ए या फिर आई, कई बुक में ए है, कोई बुक में आई है, डजेंट मैटर। तो ये IT है, करंट इनटू टाइम है, तो इसका क्या है? स्क्वायर है। तो ये ऊपर जाएगा, m1 l3 t-4 एंड I-2। ये आ गया डायमेंशंस ऑफ के। नीट का PYQ हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग टू दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस निकालने हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालना है। अब बताता हूँ कैसे। गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन चार्ज के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t-2, और चार्ज क्या है? I1 t1। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ये आ गया m1 l1 t-3 I-1। बराबर ना? चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम। और फोर्स क्या था? m1 l1 t-2, तो ये आ गया ऊपर I-1, t गया तो t-3, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं कि तुमको मैथमेटिकल मेथड्स कितना याद है। टेल मी, एक एक करके पूछूंगा, तब बताना इन सब का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम। वेरी गुड। सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है, कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं। ax इक्वल टू bx, ay इक्वल टू by, az इक्वल्स टू bz, राइट। सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है, ax बाई bx, ay बाई by, az बाई bz की वैल्यू 1 होती है।
कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको सोचो, सिर्फ पढ़ के ऊपर ऊपर से छोड़ दिया ऐसा नहीं चलता. यू हैव टू नो दिस मीन्स दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम, बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. सिर्फ इतना नहीं होता है. फिजिक्स में अगर तुम a बार इक्वल टू b बार लिख रहे हो तो दीज टू रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो. यू कैन नॉट राइट डाउन फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन, यू हैव टू राइट डाउन फोर्स इक्वल टू फोर्स. हाँ, तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, कंपोनेंट सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, कंपोनेंट का रेशियो क्या है 1. गुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? These two vectors have the same dimensions, have the same magnitude, but direction is opposite. What is the meaning of this? M is a scalar. डायमेंशनली सेम नहीं हो सकते वो m के ऊपर डिपेंड करता है. अब m के डायमेंशन अगर नहीं है, m सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ नंबर है, तो डायमेंशनली दे आर सेम. तो डायमेंशन की बात मत करो. टेल मी अबाउट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, बस सफिशिएंट इनफ. और इसका मतलब डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम. अब मुझे बताओ, तुम जब ऐसा लिखते हो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, यहाँ पे भी लिखा E इक्वल टू एफ बाई क्यू, राइट? तो व्हेन यू राइट डाउन E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, यू नो फोर्स इज अ वेक्टर, तो E इज ऑल्सो अ वेक्टर. तो व्हाट विल दिस मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, राइट? तो डायरेक्शन जो फोर्स का होगा वही किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस बनना चालू होते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसको अभी कैपिटल Q बोल देता हूँ, सोर्स चार्ज, और मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जो +1 कूलम है. और रिमेंबर, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वेशन बनाते हैं ना, हम लोग शुरू में पॉजिटिव चार्जेस ही लेते हैं, टू कीप थिंग्स सिंपल. तो मुझे बताओ, ये सोर्स चार्ज है, ये फोर्स लगा रहा है, ये टेस्ट चार्ज है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स की अवे. अवे रिपल्सिव है ना, तो क्या होगा? अवे. और जो डायरेक्शन फोर्स का है वो डायरेक्शन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, इज डायरेक्टेड अवे, इज डायरेक्टेड अवे. वेरी गुड, एक्सेलेंट. अगर ये नेगेटिव कर दिया तो टूवर्ड्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज? टूवर्ड्स. इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से अवे की तरफ और नेगेटिव के टूवर्ड्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और अब ये पता होगा तो तुमको पता होगा व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो हमारा पूरा 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक लेक्चर का काम है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो अभी मैं प्रॉपर्टीज़ लिखने नहीं वाला, सिर्फ एक एक करके बता दूंगा तुमको मैं. अब देखो, ऐसा है ना, इफ़ आई हैव अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज के पास में मैंने एक रख दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा? रिपेल. तो इट विल स्टार्ट गोइंग अवे लाइक दिस, अवे. ये याद रखना, ये भी काम में आएगा. अवे अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. वेरी गुड. नाउ इन एडिशन, अगर मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, क्या होगा? पॉजिटिव से अवे जाएगा, टूवर्ड्स के तरफ जाएगा. तो ये एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा. उस पर्टिकुलर पाथ को बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय या फिर ट्रैवर्स बाय a unit positive charge. तो electric field line is a path followed by a unit positive charge. So remember, electric field line starts from positive charge and ends at negative charge. तो पहला प्रॉपर्टी बन गया. अब रिमेंबर, मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो उसने ये पाथ फॉलो किया. यहाँ होगा तो कोई और पाथ फॉलो करेगा. तो अगर यहाँ रख दिया तो ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा. कहीं और रखा उसको तो कोई और पाथ फॉलो करेगा. तो ये सारे पाथ है जो इलेक्ट्रिक, जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो कर सकता है. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस.
and all of these electric field lines, they start from positive charge and end at negative charge. So start from positive, end at negative. Property number 2, you see, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इंटरसेक्टिंग नहीं दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि चार्ज एक ही था ना, तो इंटरसेक्ट कर दिया तो दो पाथ बन गए, चार्ज एक और दो पाथ, कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, राइट. तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. सेकेंड प्रॉपर्टी बन गया. तीसरा प्रॉपर्टी, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब वैल्यू किसी पॉइंट पे फाइंड करनी हो, तो मैं उस पॉइंट पे एक एरिया रख दूंगा, एरिया. उस एरिया में से जितने ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे एक गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो बताएगा आपको स्ट्रेंथ कितना है. So the strength of electric field at a given point is directly proportional to number of field lines passing through a given area at that point, right? पक्का good. Then of course जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है, क्योंकि ज़्यादा लाइंस पास हो रहे हैं. और that is why you say that the electric field lines are crowded at a point where the strength of electric field is high. Similarly if you see, यहाँ पे लूँगा तो कम लाइंस पास होंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड. तो दीज आर सर्टन प्रॉपर्टीज दैट यू शुड नो. और भी बहुत सारे हैं, चलो बता देता ही देता हूँ. जस्ट अ मिनट. गुड. नाउ इफ यू नोटिस, मैंने ना जहाँ से लाइन चालू हुआ और जहाँ पे लाइन ख़त्म हुआ वो मैंने नॉर्मल दिखाया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट्स सरफेस, परपेंडिकुलर. गुड. देन अनदर प्रॉपर्टी, इफ़ यू सी, मैंने कहीं पे भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करवाए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर. और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होती है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. इस पर भी क्वेश्चन आया था नीट में. तो ये सारे बेसिक्स पता होने चाहिए आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो बिकॉज there are no field lines inside the conductor. तो sufficient enough. अब आपको पता होना चाहिए types of electric field. So you must know what are different types of electric fields. Types of electric field. There are three types of electric field. एक को तुम बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को तुम बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक को तुम बोलते हो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपको सिर्फ वर्ड्स का मतलब भी पता हो तो समझ में आ जाएगा. यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम एवरीवेयर. हाँ, मैं हर बैच में बताता हूँ ये. स्कूल में तुम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, अभी तुम यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते हो. यूनिफॉर्म ड्रेस कोड था वो. यूनिफॉर्म ड्रेस कोड स्कूल में फिक्स था, वाइट शर्ट एंड सम कलर का पैंट, so that all students look same, so that the teacher जहाँ भी देखेगा सेम दिखना चाहिए. यूनिफॉर्म. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? सेम एवरीवेयर. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, सेम एवरीवेयर. तो अगर मैं 3-4 पॉइंट ले लूँ इस रीजन में और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूँ, जब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एंड डायरेक्शन. तो इफ़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर इन अ रीजन, then the electric field is said to be uniform electric field. और uniform electric field को हम शो करते हैं by set of parallel vectors of equal length. Length बताता है magnitude और arrowhead बताता है direction. और electric field चालू होता है कहाँ से, पॉजिटिव से, और कहाँ ख़त्म होता है, नेगेटिव. तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ऐसा हो सकता है कि एक रीजन ऑफ स्पेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हर जगह पे सेम आया लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं आया. कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है. ओके, तो यू मे से दैट कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम.
ऐसा भी हो सकता है इन अ गिवन रीजन मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर बट नॉट डायरेक्शन. तो ऐसा भी हो सकता है दैट द मैग्नीट्यूड इज सेम बट नॉट डायरेक्शन. देखो वेक्टर्स का लेंथ इक्वल लेकिन डायरेक्शन इज नॉट सेम. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी सेम नहीं हो सकता है कि मैग्नीट्यूड एज ए डायरेक्शन आर डिफरेंट. तो मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है. तो ठीक है, अभी चेंज होने को रेडी नहीं है तो मत चेंज हो जाओ, ये तो हो जाएगा. गुड. ओके, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन अ रीजन मैग्नीट्यूड एज ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर डिफरेंट. तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म. तीसरा टाइप का फील्ड है रेडियल फील्ड. रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टाइप है, एक है रेडियली इनवर्ड्स, एक है रेडियली आउटवर्ड्स. और ये हर एक टाइप का फील्ड तुमको आने वाले चैप्टर्स में लगने वाला है, इसके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ. हाँ, ये लगने वाला है आपको. तो रेडियल फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताता हूँ. आइडिया इज दिस सिंपल. सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. वेरी गुड. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? हाँ, अवे. अवे इन ऑल डायरेक्शंस. अवे इन ऑल डायरेक्शन. तो ये जो होगा ना, ये ऐसा दिखेगा आपको. तो यू सी कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होके बाहर की तरफ है. इसको हम लोग बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स. क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स, या फिर डाइवर्जेंट फील्ड, क्योंकि डाइवर्जिंग है. डाइवर्जेंट. कौन सा फील्ड? डाइवर्जेंट. कौन सा फील्ड? डाइवर्जेंट. तो दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स और डाइवर्जेंट फील्ड, विच एवर यू वांट टू से. तो डाइवर्जेंट बोलना डाइवर्जेंट बोलो, रेडियली आउटवर्ड बोलना रेडियली आउटवर्ड्स बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ सिमिलरली अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होता तो बताओ क्या आता? क्या आता? इनवर्ड्स आता. वेरी गुड. तो अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होता ना तो उसका फील्ड होता इनवर्ड्स. इसको तुम बोलते हो रेडियली इनवर्ड्स या फिर कॉन्वर्जेंट फील्ड. क्या बोलते हो? कॉन्वर्जेंट फील्ड. ये दोनों रेडियल फील्ड्स हैं. पक्का पक्का? गुड गुड. श्योर श्योर. 100%. वेरी गुड. इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल what is this electric dipole? You know what is electric dipole? Too small नहीं बोल सकता. Two equal but opposite charges separated by small distance, finite distance forms a dipole. तो अगर मेरे पास दो चार्जेस है, यहाँ पे कंडीशन है इक्वल एंड अपोजिट. मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये +5 कूलम है तो ये -5 कूलम ही होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता ये +5 और -2, उसको डाइपोल नहीं बोलते. तो रिमेंबर डाइपोल में क्या होता है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. अगर ये +q है तो वो -q होना चाहिए. और इन दोनों को हमने सेपरेट करके रखा है थ्रू अ फाइनाइट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस. तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, infinitesimal distance, very small distance forms a dipole. Then a straight line passing through the centers of both the charges is called as axis of dipole. तो ये जो लाइन है जो दोनों चार्जेस के सेंटर से पास हो रहा है उसको क्या बोलते हो? एक्सिस ऑफ डाइपोल. बाय द वे ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है. तो दोनों चार्जेस में कितना डिस्टेंस है? 2 है. इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल. क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ डाइपोल. देन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो डाइपोल के सेंटर से लेकिन एक्सिस को परपेंडिकुलरली पास हो रहा है. इसको बोलते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल. और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल बट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल. पक्का पक्का? गुड गुड. श्योर श्योर. देन हम लोग डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अभी प्रॉब्लम ये है कि देखो +q -q डाइपोल है, +2q -2q भी डाइपोल है, +3q -3q भी डाइपोल है. और तीनों केस में डिस्टेंस भी सेम है. बट क्या ये तीनों सेम डाइपोल है? नहीं. अगेन मेरे पास ना
प्लस क्यू माइनस क्यू है, लेकिन अब डिस्टेंस अलग है, यहाँ डिस्टेंस कम था, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, या फिर ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, डिस्टेंस कम है. आर दीज टू डाइपोल सेम? नो. बट आर दीज टू डाइपोल्स? यस. हैविंग द सेम चार्जेस? यस. बट डाइपोल सेम है क्या? नहीं. तो फिर दो डाइपोल को कंपेयर करने के लिए हमको एक पैरामीटर चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से. किससे? P से. ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. दोनों में से कोई भी एक चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. राइट. और यूनिट क्या आता है इसका? कूलम मीटर. चार्ज इज इन कूलम एंड लेंथ इज इन मीटर. डायमेंशन निकाल लो. I1 T1 L1, I1 T1 एंड L1. और ये वेक्टर क्वांटिटी है. द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव. और ये समझेगा तो मैग्नेटिज्म समझेगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. जैसे यहाँ पे डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होगा तो आगे के चैप्टर्स अपने आप सब समझते जाएंगे. फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती नहीं है. इफ़ यू नो दिस यू नो दैट. डन. अब इसके बाद का जो टॉपिक था ना वो था टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform electric field. ओके. तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. हाउ डू यू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास डाइपोल है. और व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बाय द वे पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड देन ये है लेट अस से लेंथ ऑफ डाइपोल. ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज. चलो इसको ए पे बिठा देते हैं, इसको बी पे बिठा देते हैं. ए बी सम नेम, बिकॉज यू आर गिविंग इट सम नेम. तो सेंटर से ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, क्योंकि डाइपोल का लेंथ क्या होता है? 2L. तो ए बी डिस्टेंस कितना है? 2L. हाइपोटेन्यूज बनेगा बाद में वो. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा टूवर्ड्स नेगेटिव. मतलब द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव. ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड ओवर हियर, राइट, विच मीन्स द नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. These two are equal but opposite forces. Remember, equal but opposite forces cancel out each other if they act on the same point. ये एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? कैंसिल होगा? नहीं होगा. पता है क्या होगा? ये रोटेट करवाएगा. इसको बोलते हैं टॉर्क. कपल, दो फोर्सेस है ना, दो फोर्सेस है, क्या बोलते हैं? कपल. और दोनों कपल मतलब दोनों फोर्सेस मिलके रोटेट करवाते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल. क्या बोलते हैं? टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ कपल. तो रिमेंबर दीज टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस विल मेक द डाइपोल रोटेट इन द फील्ड. मान लेता हूँ कि एंगल शुरू में था थीटा. कितना था? थीटा. कितना था? थीटा. और ये जो कपल एक्ट हो रहा है ना, कपल, उस कपल की वजह से ये रोटेट हो गया और ये नए एंगल पे आ गया, थीटा 0 पे आ गया. ये याद रखना, इस पे भी आना है हमको, इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ. रोटेट होगा तो बाद में होगा, लेकिन ध्यान रखना ये रोटेट होके न्यू एंगल पे आएगा. हम इसको वापस ले जाएंगे ओरिजिनल पोजीशन पे, वो अगला टॉपिक. फिलहाल अभी टॉर्क की बात कर लेते हैं. अब अगर आपको पता होगा बाय डेफिनेशन, और टॉर्क का मैंने तुमको 3-4 बार डेफिनेशन बताया है. टॉर्क इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस
ये जो फोर्स है, वैसे हर एक चीज़ नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू रियलाइज यहाँ पे हमने फोर्स अपॉन चार्ज को क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज फोर्स, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा ना वो भी होगा माइनस क्यू इंटू ई। वहाँ चार्ज प्लस था, यहाँ पे माइनस। गुड। तो टॉर्क बाय डेफिनेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये जो दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं है। तो क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, मतलब फोर्स के डायरेक्शन को पीछे ले लिया, और फिर यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं सी। ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, बी सी। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी सी, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्यू ई, और ये डिस्टेंस कितना है, बी सी। बट इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, look at this triangle, what is sin theta, opposite side मतलब कौन, upon hypotenuse। तो sin theta is BC by AC कि AB, AB। तो BC इक्वल्स टू क्या हो गया, AB sin theta, लेकिन AB क्या था, 2L, क्या था, 2L। so therefore torque is QE into 2L sin theta। लेकिन तुमको पता है Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट अभी तो दिखाया था, हाँ। तो ये हो गया P, और साथ में कौन बचा, E। तो क्या आया, P साइन थीटा, क्या आया, P साइन थीटा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, P साइन थीटा। वेक्टर नोटेशन में क्या लिखोगे पता है, P बार क्रॉस E बार। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा इज पी बार क्रॉस ई बार। हो गया, पक्का पक्का हो गया, गुड, श्योर श्योर। अभी जैसे मैंने बोला था ना कि ये डाइपोल है, ये रोटेट होगा, फिर हमको इसको नए पोजीशन पे ले जाना है वापस। मतलब ये रोटेट हो गया, ऐसा डाइपोल था, रोटेट हो गया, इसको वापस कहाँ ले जाना है, ओरिजिनल पोजीशन पे। कहाँ ले जाना है, रोटेट किसने करवाया, टॉर्क ने। फिर हमको उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, उल्टा टॉर्क। अपने आप लगेगा कि हम लगाएंगे, तो वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल। वो मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का जब चैप्टर आएगा तब वापस करवाना ही पड़ता है। तो तब का तब सिर्फ याद रखना कि ये रोटेट होगा, हम इसको वापस अपनी जगह पे ले जाएंगे, तो वर्क डन होगा। वो वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो वो हो जाएगा स्टोर इन दिस सिस्टम इन द डाइपोल। अब एक जो लास्ट टॉपिक तुमको पता होना चाहिए इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और भी है, एक दो चीज़ें बता दूंगा मैं वो। तो नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब बात ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, लेकिन कहाँ पे, एक्सिस पे कि इक्वेटर पे, तो दोनों पे फाइंड करना पड़ेगा। एट अ पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस, इसको एक्सियल फील्ड बोलते हैं, एंड एट अ पॉइंट अलॉन्ग द इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल फील्ड। पक्का पक्का, गुड। Then let us first find out what is the electric field at the point on the axis. Let us say ये एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड ऑफ कोर्स सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस L है और ये भी क्या है, L है, और हमको ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रिमेंबर डाइपोल के केस में ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ये P पॉइंट का डिस्टेंस R है, कहाँ से है, सेंटर से। 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 तो डाइपोल के केस में सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं,
सेंटर। ये ए पॉइंट जहाँ पे माइनस क्यू है, ये बी पॉइंट जहाँ पे प्लस क्यू है। चार्ज इज प्लस क्यू एट पॉइंट बी एंड माइनस क्यू एट पॉइंट ए। देन हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दिस P पॉइंट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड ऑल्सो सेकेंड चार्ज पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? टूवर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू चार्ज एट ए, टूवर्ड्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। तो ये हो जाएगा अवे, दिस विल बी अवे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगेन, लेकिन ड्यू टू चार्ज एट B। बट ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज का तो मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा किसका कम वो डिसाइड कौन करेगा? डिस्टेंस। क्योंकि ये P पॉइंट A से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसलिए देखो वेक्टर छोटा दिखाया, और ये B पॉइंट पास में है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसलिए वो वेक्टर भी बड़ा दिखाया। तो ये सब ध्यान में रहेगा तो इक्वेशन करेक्ट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इट्स सिंपल लॉजिक। लॉजिक इज़ क्वाइट सिंपल, यू हैव टू नो बेसिक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम पॉइंट P एंड डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम पॉइंट P इज हाउ मच? दिस इज R और दिस इज L, तो दिस इज R प्लस L, दिस इज R, उसमें L निकाल लो, R माइनस L। एंड एज यू सी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू EB माइनस EA, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या थे? अपोजिटली डायरेक्टेड। तो क्या होगा? एडिशन की सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर लो ना फिर। तो E इक्वल टू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस? RB का स्क्वायर, और चार्ज क्या है? Q है, माइनस 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर। चार्ज कितना है? माइनस Q, तो माइनस माइनस प्लस नहीं करना बोले तो माइनस था, फिर माइनस क्यों लिखा? अरे ये डायरेक्शन में आ गया ना माइनस, ये टूवर्ड्स क्यों दिखाया? माइनस की वजह से। तो वापस माइनस को माइनस करके प्लस कर दोगे, या तो क्या करो फिर इधर प्लस लिखो और फिर माइनस करो। तो डायरेक्शंस में ले लिया ना तुमने माइनस, तो वापस मत करना, तो नहीं तो एडिशन हो जाएगा, गए सब गलत। तो 1/4πε0Q 1/RB² माइनस 1/RA²। तो 1/4πε0Q, व्हाट इज RB? R माइनस L, एक्सेलेंट, गुड, माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। E इक्वल टू 1/4πε0Q क्रॉस R प्लस L² माइनस R माइनस L² अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, R माइनस L² इंटू R प्लस L²। तो 1/4πε0Q, इसको एक्सपेंड कर लो, R² प्लस 2RL प्लस L² माइनस R² माइनस 2RL प्लस L² अपॉन, मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या? R माइनस L, R प्लस L कॉमन स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं ना, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। गुड, देन दिस इज इक्वल्स टू 1/4πε0Q, R² कैंसल, L² कैंसल, 2RL और माइनस L माइनस प्लस 2RL, तो कितना आ गया? 4RL। नहीं लिखूंगा मैं, 2 × 2RL लिखूंगा। मुझे 2L × Q को P लिखना है, इसके लिए वैसा लिखा। ओके, पक्का पक्का। अपॉन A माइनस B A प्लस B, तो R² माइनस L² का स्क्वायर, 2L × Q
व्हाट इज 2L इंटू क्यू? व्हाट इज 2L इंटू क्यू? P, डायपोल मोमेंट। तो ये 2L और ये P, सॉरी 2L और Q क्या हो गया? P। ये क्या बचा? 2 और क्या बचा? R अपॉन क्या आएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। अब इसमें एक शॉर्ट डायपोल नाम का कॉन्सेप्ट है, पता है क्या शॉर्ट डायपोल बताया था मैंने? शॉर्ट डायपोल में क्या होता है, जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो ना P, वो बहुत ही दूर है, तो ये जो डिस्टेंस है 2L या फिर L वो बहुत छोटा है कंपेयर टू R, उसको शॉर्ट डायपोल बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट डायपोल। तो अगर R की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन L हुआ तो इसका मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर हुआ। R की वैल्यू 100, L की वैल्यू 1। व्हाट इज 100 स्क्वायर? 10,000। व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1। तो 10,000 माइनस 1 इज रफली 10,000, तो इसलिए ऐसा लिखते हैं उसको। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ R स्क्वायर का स्क्वायर। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 PR अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R क्यूब। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल, कौन सा डायपोल? शॉर्ट डायपोल, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट डायपोल। उसके बाद अभी फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? इक्वेटर पे। तो एट इक्वेटर विच इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट, तो एट इक्वेटर ओके। तो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज था A पे, पॉजिटिव चार्ज था B पे। देन यू हैव दिस एज इक्वेटर। इक्वेटर पे एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्योंकि डिस्टेंस सारे सेंटर से मेजर होते हैं, तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज R। ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L। हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ फाइंड करना है? P पॉइंट पे। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू A विल बी टूवर्ड्स A, टूवर्ड्स A। क्यों? नेगेटिव चार्ज, बराबर। मैंने ना फ़ोन इधर पास करो, इधर दो वो फ़ोन, इधर दो, इधर फ़ोन दो, क्विक पास इट नाउ। मोबाइल पे खेलने आते हो क्या? यहाँ पे जितना फीस भरते हो नया मिल जाएगा फ़ोन उसमें, क्यों फीस भरते हो? मेरे को फ्री का पैसा वैसे भी नहीं चाहिए। जिनको गलत फहमी पैसों के लिए पढ़ाते तो भूल जाओ। तुमको पता नहीं 100-150 बच्चों को हर साल मना कर देता हूँ मैं, मत आना, क्योंकि वो गंदा पॉलिटिक्स चलता है इधर, वो भी बंद हो जाता है उससे। एंड डोंट वरी, आई विल फाइंड वर्क, यू विल नॉट फाइंड अ गुड क्लास बिकॉज यू डू नॉट डिजर्व। मोबाइल 20,000 का अच्छा मिल जाएगा तुमको, 20-25 हज़ार के रेंज में गुड फ़ोन। तो क्लास मत लगाओ, नया मोबाइल ले लो। गुड, पक्का? आगे बढ़ते हैं भाई। फालतू रिकॉर्डिंग में गया ना, ये अच्छा नहीं लगता ऐसा, इट फील्स बैड। गुड। अरे इतने कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? तुम्हारा जनरेशन का प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आता मेरे को। भाई पढ़ना है नहीं, क्यों क्लासेस लगाते हो फिर? हो या ये ऐसा क्यों दिखाया, ऐसा अवे क्यों दिखाया? अवे, हाँ, पॉजिटिव का फील्ड अवे होता है। वेरी गुड, गुड। तो पॉजिटिव का फील्ड क्या होता है? अवे। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, वाई अल्टरनेट। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू B, इसके दो कंपोनेंट करो। वैसे ये थीटा है तो ये दोनों में से, अरे मुझे बताओ, ये थीटा है तो ये क्या है? क्यों है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इधर कौन है? कॉस, AB कॉस। इधर कौन है? AB साइन।
तो ए बी साइन और ये हो गया ए बी कॉस। देन ये ई ए है, कौन है ये? ई ए, ये कौन जगह पता है आपको? ई ए साइन, और ये पता है कौन होगा? ई ए कॉस। तो ये हो जाएगा ई ए साइन और ये हो जाएगा ई ए कॉस। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करता था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस को मैं आर बोल रहा हूँ, कुछ और नोटेशन दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? सम नोटेशन सिर्फ पता होने के लिए। डू यू सी पी पॉइंट के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड ए पे भी क्यू है, बी पे भी क्यू, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, क्या है? क्यू। सिर्फ डायरेक्शन वाइज अलग है ना, वो ठीक है, गुड। डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग ई ए और ई बी दोनों आएंगे के, मतलब 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको डी बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ? डी। वेरी गुड। तो अगर ऐसा है तो तुमको दिख रहा है कि ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसल, और बचेंगे कौन? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो नेट फील्ड होगा वो होगा इन दोनों का एडिशन। तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा। इसको फिलहाल ई बोल देता हूँ, चलो इसको ई नेट बोलता हूँ, तो उसको ई बोल देता हूँ, गुड। तो व्हाट इज ई नेट? ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, कितना? 2e कॉस थीटा। वेरी गुड। तो ई तो तुमको पता ही है ना, व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? 2k। ये k मतलब 1/4πε0 वाला k है। q अपॉन डी स्क्वायर। व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन, हाँ, तो एडजेसेंट साइड तो ये l/2 करना पड़ेगा। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? l/2। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? आर नहीं ना, डी ना, डी डी। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा? डी। l/2/d। 2 क्या हो गया? क्या हो गया? कैंसल। वेरी गुड। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, व्हाट इज डी स्क्वायर? आर स्क्वायर प्लस l/2 स्क्वायर, बराबर। और वो और एक डी है, वो डी क्यूब बनेगा। तो यू हैव डी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर, बराबर। वेरी गुड, श्योर श्योर, 100%। पक्का ना? हाँ पक्का, सही है, सही है, तो सही है। तो व्हाट इज डी? अंडर रूट ऑफ, मतलब आर स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर का क्या? हाफ, हाफ। गुड। तो व्हाट विल बी डी क्यूब? आर स्क्वायर प्लस l/2 स्क्वायर रेज टू 3/2। तो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया k क्यू बाई डी क्यूब बाई डी क्यूब। तो व्हाट इज डी क्यूब? आर स्क्वायर प्लस l/2 स्क्वायर रेज टू 3/2, बराबर। गुड। व्हाट इज दिस? 1/4πε0 हो गया, हाँ, ε0 क्यू अपॉन ये सब जो आया वो। हाँ, हो सकता है कि नोटेशन थोड़े से अलग यूज़ किए हो। इसको 2l बोला है तो ये, हाँ चाहिए l ही है ना। कई जगह पे इसको l बोल के हाफ करते हैं, ठीक है। अ स्मॉल मिस्टेक करेक्टेड ओवर हियर इटसेल्फ। वो मुझे लगा कि पूरा डिस्टेंस l है तो उसका आधा कर लिया, ठीक है, हो गया। नॉट अ बिग मिस्टेक, इट्स अ स्मॉल मिस्टेक। हो गया, क्लियर हो गया। डन, पक्का पक्का, गुड। अभी इसमें भी शॉर्ट डायपोल का कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो 1/4πε0 लिख देता हूँ। q अपॉन आर स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2। इफ r is very greater than l, तो r square plus l square is approximately equals to r square. E equals to 1/4πε0 q upon how much? r cube। ये इक्वेटर पे था, एक्सिस पे था तो इधर 2 था, क्या था? 2 था। तो समझा, एक्सिस पे जो फील्ड है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर है। लेकिन किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। ऐसा आता है, ऐसा आता है ना। सबको हाँ बोलो, ना बोलो ही मत। मैं उल्टा लिख रहा हूँ फिर भी हाँ। ई एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर, दैट इज द करेक्ट वन।
गुड, पक्का पक्का। अभी एक लास्ट चीज़ दैट यू मस्ट नो बिफोर वी स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, दैट विल बी टुमारो एनीवेज, लेकिन टुमारो मतलब नेक्स्ट लेक्चर, बट पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटीज़। So there are 3 types of charge densities. Number 1 is linear charge density. इसको डिनोट करते हो लैम्डा से। एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ इमेजिन 10 मीटर है, टोटल चार्ज मान लो 50 कूलम का है, तो व्हाट इज़ द चार्ज पर मीटर? 50/10। इसको हम लोग बोल रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ, तो कूलम पर मीटर। डायमेंशन तुम वर्कआउट कर लोगे, क्या ही करना है, I1 T1 और L-1, वो तो तुम देख लोगे। अब नंबर 2, यू हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सरफेस। तो इमेजिन दिस इज अ सरफेस, ये एरिया है, इस पर कुछ चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल 50 कूलम, टोटल एरिया इज लेट अस से 5 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द चार्ज पर मीटर स्क्वायर? 10। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया, उसको तुम डिनोट करते हो सिग्मा से, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, और आता है कि इसमें कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद यू हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम नोट करते हैं रो से, रो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। तो हमारा जो 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक होगा, जो आपने 11th में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, गॉस लॉ, वो 12th का देखो सिलेबस आपका जो डिज़ाइन है ना स्टेट बोर्ड के हिसाब से, वो ऐसा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ 11th में इंट्रोड्यूस किया, उसके एप्लीकेशन 12th में बताए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सब लगने ही वाला है तुमको, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ पहले वापस से देख लेंगे क्या है, एंड देन वी स्टार्ट इमीडिएटली विथ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो इतना रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर पे, सो दैट थोड़ा सा लिंक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो डन।